दोस्तों आपको पता है इंडिया इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में से एक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट हो रहा है और रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आज हम डिकोड करने वाले हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या चीज प्रॉफिटेबल है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करेंगे, और वो भी किन से? डॉक्टर शुभ गुप्ता किंकर सर से, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का। अगर आप सोच रहे हैं अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने की, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। और मैं इस बात का दावा करता हूं, अगर आपने 30 मिनट की वीडियो है पूरी देख ली, तो रियल फैक्ट में 30 दिन आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आगे हो जाएंगे। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी सोचा है कि अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट पे आप करना चाहते हो, तो हमारा एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जाके डाउनलोड करो और फिर इस वीडियो को पूरी देखो, और साथ में नीचे जो लाल रंग का बटन है उसमें सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे ये पूरा काम आने वाला है। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कब आए थे? मेरी तो राहुल जी ये यात्रा बहुत लंबी है। सन 1980 में मैं पहली बार जर्मनी गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट के लिए, इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए। मैं जयपुर में रहता था और जयपुर के बहुत से चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स और ज्वेलरी मेन। तो उसके लिए मुझे मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे जर्मनी भेजा काम शुरू करने के लिए। वो लोकल करते थे और मैं कभी उससे पहले जर्मनी नहीं गया था, मैं हवाई जहाज में ही नहीं बैठा था। ऐसी स्थिति में मैं जर्मनी पहुंचा और वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी कि किस तरह से फिर मैंने पूरे जर्मनी, पूरे यूरोप में और वहाँ ऑफिस खोला। और मैं 5 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद 5 साल मैंने दुबई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, और उसके बाद 25 साल मैंने अमेरिका गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया। सबसे पहले सर अगर देखा जाए तो स्ट्रगल क्या था आपकी लाइफ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट? क्योंकि 90% जो हमारी ऑडियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना चाहती है। कई लोग उसमें इंपोर्ट के होंगे, कई लोग एक्सपोर्ट के होंगे। आप क्या करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना नीचे, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। तो उसमें स्ट्रगलिंग लाइफ क्या थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? देखिए, स्ट्रगल से ज़्यादा मेरे अंदर एक उत्साह था कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, किसी भी कीमत पे करना है। तो स्ट्रगल तो कदम कदम पर था। मैं जो सामान यहाँ से एज ए सैंपल लेकर गया जर्मनी, वो उसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए थी और वो कोई खरीदने को तैयार नहीं था। अच्छा, स्टार्टिंग में आप 10 लाख का सैंपल लेके थे? सैंपल ज्वेलरी के सैंपल होते हैं, एक अटैची में आ जाते हैं। तो वो कोई देखकर वेरी गुड, वेरी नाइस, सॉरी नॉट फॉर अस। और बाकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, किसी से मैं बात नहीं कर सकता था। लेकिन फिर कैसे हुआ कि मुझे ईश्वर ने ये प्रेरणा दी कि मैं रिटेल स्टोर्स पे जा के मैं उनको दिखाने लगा, और वहाँ से मुझे फिर काफ़ी कुछ मिलने लगा, ऑर्डर मिलने लगे रिटेल स्टोरों से। तो ऐसे करके वो माल भी मेरा निकला, सैंपल भी निकल गए, ऑर्डर भी मिले, और मैंने फिर वहाँ ऑफिस बनाया। बट आपकी ये वाली स्टोरी से मेरे को ऐसा लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाखों करोड़ों का काम, क्योंकि इतने साल पहले 10 लाख के आप सैंपल लेके गए थे। जी। तो ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिजनेस जो है लाखों करोड़ों का बिजनेस है जो नॉर्मल इंसान कर ही ना पाए? बिल्कुल है ऐसा ही। लेकिन हमने स्टार्टअप इंडिया ने एक तरीका निकाला है कि आदमी थोड़े पैसे से भी शुरू कर सकता है। वो कैसे सर? वो मैंने शुरुआत की थी ज्वेलरी से, जी। जो महंगी चीज़ है। जी। अगर अभी कोई मान लिया छोटी आइटम से शुरुआत करता है, जैसे हम काफ़ी प्रमोट करते हैं स्क्रैप को, मेटल स्क्रैप, आयरन स्क्रैप, कॉपर, ब्रास, जिंक, लेड, एनीथिंग, और उसके अलावा ओसीसी और कोई भी चीज़, सस्ती आइटम्स। तो इसमें आदमी कम पैसे से भी शुरू कर सकता है। और सर कोई ऐसा आप वाक्य बताने चाहोगे जर्मनी में जब आप पहली बार गए थे तो हुआ था आपका कोई ऐसा एक? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आप ऑफलाइन बताते हो, जी। ऑनलाइन एक बारी कैमरे पे आप बताना चाहोगे कोई ऐसी चीज? देखिए, जो ज्वेलर शॉप वाले होते थे, जो होलसेलर थे वहाँ के, जो बड़े मैन्युफैक्चरर थे, जिन्हों की लिस्ट मुझे यहाँ की एम्बेसी ने दी थी,
वो लोग तो देखने के फौरन बाद कह देते थे, सॉरी नॉट फॉर अस, वी डोंट डील इन दिस काइंड ऑफ थिंग। तो बड़ा निराशा लगती थी। फिर वो बात और है, रिटेल स्टोर्स में भी कई जगह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। वो चाय भी पूछते थे, कॉफ़ी भी पूछते थे कि ये बाहर से आया है, इंडिया से आया है, तो और हमें बेच रहा है ये कुछ सामान। और कई लोग बिल्कुल ही देखने का भी नहीं, और कोई लोग थोड़ा दूसरी तरह से भी रिएक्ट करते थे। जैसे इंडिया में हम कह देते नहीं 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 चाहिए, बाहर जाओ बाहर जाओ, इस तरह का भी मिलता था। तो जर्मनी में इस तरह के कई मुझे वाक़ये मिले। अब अगर इस टाइम बात करें, जर्मनी की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जर्मनी, तो सिनेरियो क्या है, कैसे चालू हो सकता है, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? आज तो राहुल जी इतनी फेवरेबल सिचुएशन है कि पूछो मत। पहले अगर मैं जर्मनी के बारे में कुछ भी जानना चाहूँ इंडिया में बैठा हुआ, तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था कि मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी या जर्मन एम्बेसी में जाऊं और वहां उनसे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन मांग के एक किताब निकालूं जो 10, 15, 20 साल पहले की छपी होगी, उसको खोल कर देखूं कि जर्मनी में क्या है और कोई चीज़ कहाँ पर है। आज तो घर बैठे हम कंप्यूटर पे अपने फ़ोन पर सब चीज़ें मालूम कर सकते हैं, और हम ये मालूम कर सकते हैं वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और हम यहाँ क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम प्रोक्योरमेंट क्या है हमारा। इतना आसान हो गया आज की तारीख में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना कि पूछो। और सर अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस टाइम फार्मा, टेक्सटाइल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक्सपोर्ट में। जी, तो क्या ये आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है या इसके अलावा भी कोई और आइटम हो सकती है? देखिए वो वक्त के हिसाब से क्या होता है ये मालूम नहीं, पर ये चीज़ें तो हमेशा से रहेंगी। फार्मा इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा बनता है। यहाँ की कोरोना में इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। छोटी छोटी पिल्स उनके पास नहीं थी, और जो भी चीज़ें हैं जैसे कॉटन गारमेंट, इंडिया में कॉटन की वजह से इंडिया में ही बनता है। राइस है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। वो कोई आज भी इंडिया भेजेगा, कल भी इंडिया भेजेगा, परसों भी इंडिया भेजेगा। तो अभी तो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ ये सीनियर। और फिर आप जैसे लोग जो स्टार्टअप इंडिया को चला रहे हैं, उनकी हेल्प अवेलेबल है। मैं कई बार अचंभा करता हूँ कि अगर आप जैसा कोई व्यक्ति ना होता तो एक आज के वातावरण में भी हर चीज़ अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पर उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए किसी को नहीं मालूम। वो कहते हैं ना, एआई के ज़माने में काम तो आसान हो गए, पर एआई को यूज़ करना भी तो आना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, प्रैक्टिकल करना मुश्किल है। आज एटम बम की इंफॉर्मेशन किसके पास नहीं है? सारे फार्मूले हर यूनिवर्सिटी में लोगों के यहाँ वो बन रहे हैं, परमाणु से बिजली बन रही है, सेम चीज़ है। लेकिन परमाणु बम बनाना प्रैक्टिकल इज़ नॉट पॉसिबल। वो कोई प्रैक्टिकल करने वाला ही बता सकता है। इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया भी जो प्रैक्टिकल करती है। बिल्कुल, देखिए अगर आपको अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप डॉक्टर गुप्ता सर से लाइव मीटिंग कर सकते हैं। कैसे? आपकी पर्सनल मीटिंग होगी जूम पर। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। और हाँ, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड मत करना भूलना। जाके सबसे पहले स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जहाँ मर्जी जाओ, डाउनलोड करो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। चलिए, अब अगला सवाल मेरा आता है सर, अगर कोई 20 से 25 साल का बंदा आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी उसकी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बात? देखिए राहुल जी, आप बार बार इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी है। इन्वेस्टमेंट बहुत मिल जाती है, सरकारी स्कीमें भी हैं, दुनिया भर की स्कीमें हैं, और लोग पैसा लगाने वाले अवेलेबल हो जाते हैं। नॉलेज कहाँ से लाओगे, करने का तरीका कहाँ से लाओगे? तो मैं ये कहूँगा कम इन्वेस्टमेंट से हम तो कोशिश, जो नए लोग आते हैं हम उनको यही कहते हैं मिनिमम से शुरू करो। आप पूरा कंटेनर मत भेजो, हाफ भेजो, चौथाई भेजो, और इस तरह से आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब सर अगला सवाल मेरा आता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मिला के आप एक प्रोडक्ट बताएं। दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता। या तो वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा या वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। तो प्रोडक्ट तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दो ही होंगे।
सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो आप इंपोर्ट का बताइए, फिर हाँ, एक्सपोर्ट पे चलते हैं। जी, इंपोर्ट के लिए हम बार बार कहते हैं कि इंडिया में शॉर्टेज है, स्क्रैप की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, मेटल स्क्रैप की बहुत बड़ी, ओसीसी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। तो ये सबसे इंपोर्ट करना आसान है, आसान, छोटी कीमत का है और बहुत आसानी से, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इंपोर्ट के लिए एक प्रोडक्ट आप कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ। और अगर एक्सपोर्ट के लिए आप कहते हैं तो हैंडीक्राफ्ट एक बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट की ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत डिमांड है। तो आप हैंडीक्राफ्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर अगर आपने पहले अभी इंपोर्ट को लिया, फिर इंपोर्ट को लेते हैं, फिर एक्सपोर्ट को लेंगे। जी आपने पहले अभी इंपोर्ट को लिया, आपने कहा मेटल स्क्रैप और ओसीसी, हाँ ये जी। दो आइटम आपने ट्रेडिंग बताए। जी तो अगर मेटल स्क्रैप की बात करें, मेटल स्क्रैप में कौन सा मेटल बेस्ट होगा? देखिए, इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये मेटल या वो मेटल, ऑल मेटल आर सेम। लेकिन नए आदमी के लिए आयरन, लोहा या स्टील जिसको बोलते हैं, वो दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो सस्ता है। दूसरी बात, उसमें मिलावट नहीं हो सकती और बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। सर प्रॉफिट की अगर बात करेंगे बाद में, पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर ऑन एन एवरेज देखी जाए तो, अगर मेटल स्क्रैप में आयरन में जाए तो? आयरन में बहुत ज़्यादा नहीं है, 6-7 लाख रुपए में पूरा कंटेनर आ जाता है, मात्र 6-7 लाख रुपए बस। ओके। तो और इसलिए प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, प्रॉफिट कितनी बार हम उसको टर्नओवर करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि आराम से हम 5 से मिनिमम ले रहा हूँ, 5% से लेके 20-25% तक आप मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं। मंथली कैसे सर? एक बारी मैं ये मैं सिनेरियो पूरा बताता ढंग से समझना हूँ, चाहता monthly हूँ। को जैसे समझा दुबई सकता से अपन ने माल मंगाया कोई, जी मैं लॉन्ग फॉर्म में समझना चाहता हूँ। जी, दुबई से हमने कोई माल मंगाया तो उसका ट्रांजिट टाइम कितना होगा? अंदाजन 3-4 दिन में आ जाता है। 4 दिन में। हाँ जी, अब हमने एक कंटेनर यहाँ पे मंगा लिया तो उसका हाँ जी। प्रॉफिट रेशियो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे? 4 दिन में आपने मान लिया 5% का प्रॉफिट आया, एक मिनिमम ले लेते हैं। तो आपने चौथे दिन फिर वहाँ ऑर्डर कर दिया, हर चौथे दिन वो माल आ जाएगा आपको। ओके। तो 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35% आपको प्रॉफिट होगा। ओके लेकिन हम 35 नहीं बोल रहे हैं, अपने मुंह से 20 और 25 बोल रहे हैं। ओके। तो इस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन जितनी होती नंबर ऑफ जाएगी। ट्रांजैक्शन जितनी तो ये बढ़ेगी। तो सर जैसे अपन लोकल में स्क्रैप का काम करते हैं, सेम वही पोजीशन है? हाँ बिल्कुल वही है। लेकिन अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप लोकल करिए, और अगर आपके पास ठीक ठाक पूंजी है तो आप इंपोर्ट करिए। अब सर अगर कोई लोकल करना चाहता है तो लोकल में क्या बजट होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या बजट होता है? लोकल में तो बजट की कोई बात ही नहीं है, आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। ओके 10,000 भी आपको जो लोकल आदमी है वो आपको एडवांस कर देगा। ओके। अगर आप स्क्रैप के काम में हैं तो जीरो मनी से काम शुरू हो सकता है। लोकल का तो कोई बजट वाली बात ही नहीं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे मैंने बताया, एक सिंगल कंटेनर 6-7 लाख रुपए का बैठता है, इतने से आप शुरू कर सकते हैं, 6-7 लाख से अपन स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। क्या आपने 20-25% प्रॉफिट बताया, जी, क्या एक महीने के बाद से प्रॉफिट चालू हो सकता है? ये तो पहली ट्रांजैक्शन से शुरू हो जाएगा। ओके। इसमें एक महीने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सर जैसे जैसे आपने सर इंपोर्ट की अभी बात करी, उसमें मेटल स्क्रैप आपने बजट बताया 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक का। जी अगर किसी का कम बजट है, हाँ जी, 2-4-5 लाख रुपए बजट है, तो इस बजट में भी इंपोर्ट हो पाएगा क्या किसी आइटम का? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मेटल की जरूरत नहीं है, फिर आप ओसीसी में कर सकते हो। ओसीसी में आराम से 3-4 लाख में काम शुरू हो सकता है। तो सर ओसीसी में क्या सीखने की भी जरूरत होती है अगर किसी को इंपोर्ट करना है? क्योंकि आपने कहा मेटल स्क्रैप में सीखने की जरूरत नहीं है, तो नहीं, ओसीसी में सीखने की जरूरत है? सीखने की मैंने कब कहा जरूरत नहीं है, सीखने की तो जरूरत है। बिना सीखे कैसे करेंगे आप? कहाँ से आपको कैसे पता कौन खरीदेगा, क्या भाव खरीदेगा, क्या भाव है उसका, और वो बेचने वाला कहाँ छुपा हुआ है पूरी दुनिया में? ऐसा, सॉरी मेरी बातों से अगर ऐसा लगा हो तो, सीखना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट पर इतना जोर नहीं देना है, और ओसीसी में भी सीखना ज़रूरी है, लोकल भी से। आप अगर प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, मैं किसी को कह दूं आप आलू ले आइए और बिना सीखे ले आइए, जिसको आलू की जानकारी नहीं है वो क्या लाएगा? सही बात है। तो इसलिए सीखना बहुत आवश्यक है, और सीखने में आपकी स्टार्टअप इंडिया बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल।
अब सर किसी का अगर डार्क साइड में बिजनेस का जानना चाहूँ, डार्क साइड मतलब प्रॉफिट तो हर बंदा बताता है, जी। थोड़ा सा लॉस का भी आप बताइए कि कैसे लॉस हो सकता है। लॉस जैसे कि डार्क साइड ये है कि मेन अगर किसी को काम स्टार्ट करना उसके लिए डार्क साइड क्या हो सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। इंपोर्ट बिजनेस में आपके अगर मेटल स्क्रैप या फिर ओसीसी में इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है इंपोर्ट करते वक्त वो ऐसा प्राइस देता है आपको कि आप कहते हैं ओ इतना सस्ता, और अपने घर वाले से भी सलाह नहीं करते हैं, किसी दोस्त से सलाह नहीं करते हैं, इसको बताऊंगा तो ये भी कर लेगा, इस डर से आप तुरंत पैसा उसको भेज देते हैं। बहुत अच्छी लुक्रेटिव स्कीम वो देता है, अभी सिर्फ 10% दे दीजिए, बाकी माल देखने पर देना। और मैं ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के मार्फत मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो लोगों के साथ ये करोड़ों का, मेरी जानकारी में सैकड़ों करोड़ों का हर रोज़ ये लॉस हो रहा है इंडिया का, और लोग इनके कब्जे में आ रहे हैं। ये बात प्रचारित करनी चाहिए कि किसी को भी ऐसे एडवांस ना भेजें, उसको चेक किए बगैर कि वो सही आदमी है या नहीं है, और जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो अप करें, उसको चेक करने का, पैसा भेजने का। बैंक इतना आसान हो गए, आप कहते हैं मेरे को वहाँ पैसा भेजना है, फटाफट पैसा भेज देते हैं। एक बैंक वाला उनसे ये नहीं पूछता, उस शरीफ आदमी से, भोले आदमी से, कि आपने उसे चेक कर लिया है कि वो सही आदमी है कि नहीं। ऐसा कोई कॉलम नहीं है, दुनिया भर के कॉलम है, 50 कॉलम है, एक कॉलम क्या आपने उसे चेक कर लिया है, नहीं है। तो मैं ये कहूँगा आपके इस पॉपुलर प्रोग्राम से राहुल जी कि हर व्यक्ति को ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जिनसे कि लॉस हो सकता है, अदरवाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई लॉस नहीं है। अब सर लॉस की तो आपने कहा कोई लॉस नहीं है, मैं मान गया अगर आपको नॉलेज है या आपके साथ जो होता है, बट काम बेसिकली देखा जाए तो किस तरीके से होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये एक बार बताइए। पहला प्रोसेस क्या होगा इंपोर्ट, अभी हम इंपोर्ट की बात करें, फिर अगले में एक्सपोर्ट की बात करेंगे इसी वीडियो में जी। तो बेसिकली होता कैसे है इंपोर्ट में? आपको सबसे पहले आइटम सेलेक्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारा प्रोसीजर हो गया, हमें एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, अपने दिमाग में बैठाना है कि मुझे ये करना है। ठीक है, वो बैठा लिया। अब आपको ये सोचना है उसको खरीदेगा कौन। अच्छा, इंडिया में कौन खरीदेगा, ठीक है, तो वो आपने देख लिया, और उससे फिर बातचीत करनी है खरीदार से। अच्छा, उससे फिर मतलब उससे बातचीत करनी है अपन। हाँ जी, जब आपको श्योर हो जाएगा तो फिर आपने पता करना है कि कौन वहाँ सप्लायर कौन है विदेश में। ओके, मतलब फॉरेन का सप्लायर फिर वो बाद में ढूंढना है। बट फिर सप्लायर मिलेगा कैसे सर? अगर वो उसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो ये कोई छुपा हुआ नहीं है, आजकल तो बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, सप्लायर हमें मिल गया, अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? उस सप्लायर को चेक करना है कि वो जेन्युइन सप्लायर है कि नहीं। बट सर यहाँ पे बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे कैसे चेक करेंगे हम सप्लायर को कि सप्लायर जेन्युइन है नहीं है? सब लोग चेक कर रहे हैं जो काम को जानते हैं। और स्टार्टअप इंडिया आपका क्या काम कर रहा है? हाँ, वो तो देखिए मैं बता देता हूँ स्टार्टअप इंडिया का रोल क्या है। बेसिकली आपको अपना खुद का इंपोर्ट करना है या फिर खुद का एक्सपोर्ट करना है। तो एक शिपमेंट कराने में डॉक्टर शिव गुप्ता सर और स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट अकेडमी पूरी हेल्प करती है आपको कि कैसे आपको एक शिपमेंट इंपोर्ट करनी है या फिर एक्सपोर्ट करनी है। उसमें जैसे सर ने पूरा प्रोसीजर बताया, अभी इंपोर्ट का प्रोसीजर बताया, फिर एक्सपोर्ट का बताएंगे, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर लगते हैं। और मैं आपको बता दूं लाइफ के 25 साल सर ने एक्सपोर्ट करा है और अब जाके 25-26 साल से सर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि एक्सपोर्ट अच्छा है या फिर इंपोर्ट अच्छा है, दोनों बिजनेस अपनी अपनी जगह है। अब सवाल आ गया, हम ये तो चीज हो गई क्लियर। अब सवाल अगला आता है मेन कि प्रॉफिट बनेगा कैसे। अब जाके आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है। अब वीडियो अगर यहां तक आप आ गए हो तो लास्ट तक देखना। सर मेन हमारा सवाल है कि यहाँ पे प्रॉफिट बनता कैसे है? राहुल जी, प्रॉफिट ऐसे नहीं बनता, प्रॉफिट को निकालना पड़ता है और वो समझदारी से निकालना पड़ता है। अगर प्रॉफिट अपने आप तो नहीं बनता है, उसको बनाना पड़ता है। बिल्कुल जैसे किचन में कोई चीज़ बनानी पड़ती है, तो इसके लिए आपको अकाउंटेंसी में माहिर होना पड़ेगा। अकाउंटेंसी मतलब पूरे खर्चे टोटल करना है कि कितने हमारे एक्चुअल खर्चे लग रहे हैं, कितने बेचने में हमारे एक्चुअल खर्चे लग रहे हैं। उन सब का जब तक प्रॉपर अकाउंटेंसी नहीं करेंगे, कॉस्टिंग शीट नहीं बनाएंगे, तब तक वो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। देखिए सर का कहने का मतलब पता है क्या है? आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, सपोज कोई फॉरेन में $400 की इंडिया में आइटम, फॉरेन में आइटम है,
इंडिया में आके क्या रेट पड़ रही है आपको पता है? जब तक आप खुद की कॉस्टिंग नहीं निकालोगे, खुद आपको पता नहीं लगेगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लग रहे हैं, खुद जब तक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर नहीं करोगे, तब तक आपको कभी भी मालूम नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इंपोर्ट कितने का आपके घर पे पड़ रहा है, या प्रोडक्ट कोई $400 की है फॉरेन कंट्री में, घर पे आके क्या खर्चे पड़ रहे हैं। तो सर का कहने का मतलब अकाउंट्स जो बहुत मेन चीज है, उसमें आपको माहिर होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो नुकसान खाओ और घाटा खाओ और आगे बढ़ते चलो, तब जाके सीखना। तो ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज सिखाई गई है। अब चलते हैं अपन इंपोर्ट, हमने आपको बताया। अब सवाल है आपको खुद का इंपोर्ट बिजनेस करना है, तो आपने वीडियो देखी। अब अगर जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अब आप वीडियो को स्टार्ट करना, देखना, ठीक है। चलते हैं वीडियो के पूरे डिटेल में। अब सर आपने पहली वीडियो में बताया था कि इंपोर्ट के बारे में पूरा प्रोसीजर। अब सवाल आता है कि एक्सपोर्ट अगर किसी को करना है तो एक्सपोर्ट में प्रोसीजर क्या होता है? जैसे उसमें पहले आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन बताया था, कि इसमें भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होगा? बिल्कुल राहुल जी, इसकी भी शुरुआत प्रोडक्ट सिलेक्शन से होगी कि इंडिया से तो हज़ारों प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं। आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है, जो आपके नज़दीक में है, या आपकी जेब को वो गवारा कर रहा है, या आपकी नॉलेज को गवारा कर रहा है। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कोई केमिकल है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। कम नॉलेज है वो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे पहली चीज़ है, और फिर आएगा कि वो प्रोडक्ट आप कहाँ से प्रोक्योर करेंगे। अच्छा, पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन और फिर अपने एरिया में कहाँ से प्रोक्योर करेंगे हम? प्रोक्योर कर, ठीक है। फिर आपको उसका बायर ढूंढना है विदेश में। अच्छा, फॉरेन में लेने वाला कौन है? कौन खरीदेगा उसको, ओके। किस कंट्री में खरीदेगा, और कंट्री तो बहुत बड़ा है, उस कंट्री में कौन वो पर्टिकुलर बायर्स हैं। ऐसे 10 या 20 बायर शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। उनको फिर कैसे अप्रोच करें, कैसे उनको कांटेक्ट करें। वो अकेले वो बैठे हुए नहीं आपके इंतज़ार में, कब आएंगे साहब अमेरिका से, वो इंडिया से आएंगे राहुल जी और वो हमको माल देंगे। तो आपको उस तक पहुंचना है, उसको कन्विंस करना है। तो ये सब चीज़ें, अब आप कहेंगे कन्विंस कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है सर, दूर बैठा हुआ, तो वो आपका रोल है उसमें। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं, कन्विंस तभी मेंबर होता है जब ऑलरेडी उसको पता हो कि यार ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। काम जो होते हैं ना, आप ये मानना 4 तरीकों से होते हैं। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल, मतलब आप स्टार्ट करो, आपके पास पैसा है, नुकसान होगा कोई बात नहीं, देख लेंगे। वहां से आपकी काम की स्टार्टिंग होती है। आपने काम करा, नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन थी और आप आगे बढ़ गए। दूसरी चीज आती है बहुत बड़ी चीज, कैसे भैया, कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके लड़के को तोड़ो और अपने यहाँ रख लो, और भैया काम को बढ़िया तरीके से अपने मैनेज करो। तीसरा तरीका आता है, भैया आपने क्या काम करा, ये 2 तरीके यूज करे बट सक्सेस नहीं हुए। अब तीसरा तरीका पता है क्या आता है? तीसरा तरीका आता है, जिसको काम आता है उसके साथ पार्टनरशिप कर लो। मेरी बात समझ, पार्टनरशिप कर लो, दोनों मिलके काम करो। अब चौथा तरीका, जो मेन तरीका है, जिसने ऑलरेडी इतने साल काम करा है, जैसे डॉक्टर गुप्ता सर है, 50 साल काम करा है, जो उन्होंने लॉसेस देखे हैं, जो उन्होंने चीजें देखी है, उनसे आपने सीखा, गाइडेंस ली और अपने काम को करा। तो हम आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं विद गाइडेंस, मतलब उसे हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग। अगर आप पर्सनली चाह रहे हो अशोक सर से पर्सनली मीटिंग करना, तो कुछ भी नहीं करना, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है। आपको मैम को पर्टिकुलर बोलना है कि मैम मेरे को सर से मीटिंग करनी है। अब क्या होगा, जब आप सर से मीटिंग करेंगे तो सर फेस टू फेस लाइव आपसे बातचीत करेंगे। हो सकता है आपके साथ कोलैबोरेशन में आ जाए, हो सकता है आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कोलैबोरेशन में आ जाए, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सर को आप प्रोडक्ट दे दो, सर एक्सपोर्ट कर दें, सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस, तो उस चीज का भी आप फायदा ले सकते हैं। चलते हैं वीडियो पे दोबारा से। अब सर मेन सवाल तो ये आ गया कि आपने बायर ढूंढ लिया, अब अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? जब बायर ढूंढ लिया, फिर प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे डॉक्यूमेंट्स में पहली परफॉर्मा इनवॉइस बना के उसको भेजेंगे। ठीक है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको एडवांस भेजेगा। ठीक है। तो आप काम शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कितना माल वो चाहता है, कैसे पैकिंग चाहता है, ठीक है, कब वो उसको लोडिंग के टाइम चेक करेगा, और बाकी का पैसा कैसे। ये सब चीज़ें जब आप कर लेंगे, फिर आपको कस्टम ऑफिस से पता करना है कि ये इस काम में कौन कौन से कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगने वाले हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स का पता करके, एक फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर।
अब देखिए हाँ जी। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा फ्रेट फॉरवर्डर का, तो क्या होता है ये चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। सर एक बार ये बताइए फ्रेट फॉरवर्डर होता क्या है ये? फ्रेट फॉरवर्डर वो एजेंट होता है आपका, उसको इंपोर्ट के टाइम बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट। ओके। आप यहाँ बोल दीजिए कस्टम हाउस एजेंट ही होता है वो भी, कि वो आपके एक्सपोर्ट में सारी चीज़ें कि कौन सी शिपिंग कंपनी आएगी, कौन सा कंटेनर आपको किस शिप लाइन से जाएगा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है और कस्टम से पास होता है सारा सामान। तो ये सारा ऑर्गेनाइज करके आपको माल यहाँ से चला जाएगा, पैसा आपके पास पहले आ चुका है एंड डील इज क्लोज। अब सर लास्ट सवाल मेरा आता है, एक मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बताइए इंपोर्ट में। इंपोर्ट में तो मैं कहूँगा कि मेटल स्क्रैप या ओसीसी, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल है। अब एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए एक्सपोर्ट में जो बहुत प्रॉफिटेबल हो। इसमें थोड़ा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे दिमाग में कि जहाँ विदेशी आदमी कह रहा हूँ बस ले आओ मैं खरीद लूँगा, तो मैं ये कहूँगा फिर भी गारमेंट्स जो है सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि राइस भी एक ऐसा सेक्टर है पर उसमें पैसा बहुत लगता है। तो आप गारमेंट से शुरू कर सकते हैं, लेडीज़ गारमेंट, जेंट्स गारमेंट या बच्चों के गारमेंट, इससे आप शुरू कर सकते हैं। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना एक बिजनेस नहीं है, ग्लोबल गेम बन चुकी है। और मैं आपको बताता हूँ अभी 3 महीने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कुछ भी इंपोर्ट करने पे ड्यूटी बंद कर दी है। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो इतना सपोर्ट कर रही है इंपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में भी फुल सपोर्ट कर रही है। जीएसटी वगैरह कुछ नहीं लग रहा। अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ आने वाले 5 साल में आप अलग लेवल पे होंगे। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से जाके लाइव मीटिंग करनी है। सर एज अ दोस्त, एज अ भाई, एज अ गार्जियन के रूप में आपको पूरा गाइड कर देंगे और आपको मजे मजे में एक शिपमेंट भी करा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाके अभी कॉल करना और डिटेल लेना। मिलते हैं अगली बार। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उस भाई को शेयर कर देना जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।